Well, in this video, we are going to attempt the multiple choice questions of second kind. और इस तरह के multiple choice questions में क्या होगा, more than one option will be correct. एक से ज़्यादा जो options है वो correct हो सकती है. हम शुरू करते हैं question number 2.13. So this question on the basis of dimensions के base के ऊपर हमने करना है decide which of the following relation for the displacement. डिस्प्लेसमेंट की कुछ रिलेशंस नीचे दी गई हैं. हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कौन सी इक्वेशन जो है वो इनकरेक्ट है. तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास हुआ 2.13. सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज, इसमें दिया गया है कि डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस ए साइन ऑफ 2 π/t into t, right? So now here देखिए यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हैं वो L हुए और यहाँ इसके जो डायमेंशंस हुए राइट हैंड साइड के डायमेंशन भी लेंथ के हो गए. ओके, अब आपको देखो कि अब ये वाला जो पार्ट है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए और जो आर्गूमेंट है एंगल है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए वो, क्योंकि वो एंगल डायमेंशनलेस ही होता है. आप यहाँ देखें, दिस इज़ 2 π/t इंटू सी टी. सो टी से टी कैंसिल हो जाएगा एंड देन दिस इज़ 2 π रेडियन विच इज़ द यूनिट्स फॉर एंगल. So this means that left hand side is equal to right hand side on the basis of dimensional analysis. So hence option A is correct. ये जो equation है वो correct है. और उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर बी के ऊपर. इक्वेशन को ऐसे लिखा गया, ये देखिए y is equal to a sin of vt, राइट. सो अब यहाँ देखिए डायमेंशंस जो लेफ्ट हैंड साइड के क्या होंगे, m0 l t0. इट इज़ इक्वल टू इस पार्ट के ए के डायमेंशन क्या होंगे, m0 l t0. मीन्स दे हैव 0 dimension in mass, 1 dimension in length and 0 dimension in time. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट. अब हम इस पार्ट को देखेंगे क्या ये डायमेंशनलेस है कि नहीं. सो दिस पार्ट इज़ वी टी. सो यहाँ वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे L_t-1, टाइम के डायमेंशन होंगे t. सो t इनवर्स एंड t इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 1 एंड रिमेनिंग डायमेंशन इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ. सो जो एंगल का जो पार्ट है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, हालांकि उसके डायमेंशन लेंथ के हैं, इसलिए ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती. अब हम चलते हैं सी जो इक्वेशन आपके पास दी हुई है, एंड दिस इज y इज इक्वल टू a/t एंड दिस इज साइन ऑफ t/a. ओके, so here the dimensions of left hand side are that of length and इस साइड के जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे L_t-1. तो आप यहाँ देखें कि dimensions of left hand side are not equal to the dimension of right hand side, so this equation do not exist. और जो D पार्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट को दिया गया है y is equal to a time √2 and then sine of this is 2 π/t into t minus cos of 2 π/t into t is close. So here this has dimension of length m0 l t0. This also have dimension of length m0 l t0. दिस इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी. तो इस पार्ट के डायमेंशन जो है लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर हैं. अब हमने देखना है कि जो आर्गूमेंट है उसके डायमेंशन वो डायमेंशन लेस है कि नहीं. तो ये देखिए जरा, टाइम के साथ टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज डायमेंशन लेस. यहाँ पे टाइम के साथ टाइम कैंसिल हो जाएगा, दिस इज डायमेंशन लेस. हैंस दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट. सो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, विच इज़ नॉट करेक्ट. So these two equations B and C are not correct, and hence we can say the answer is B and C, right? So here the answer is, so answer क्या हो जाएगा, answer is B, C, right? So now we will move for another question. हमारे पास अब क्वेश्चन है 2.14. So पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करते हैं. देखिए सवाल दिया गया है कि आपके पास जो P, Q एंड R, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस. इन तीनों ही क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस हैं वो अलग अलग हैं.
आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशंस कैन नेवर बी मीनिंगफुल क्वांटिटी। अब ये हमारे पास नीचे इनके कम्बिनेशंस दिए गए हैं, पी क्यू आर को अलग अलग फॉर्म में कंबाइन किया गया है। हमें ये बताना है कि कौन सा कम्बिनेशन करेक्ट नहीं है। सो सबसे फर्स्ट कम्बिनेशन यहाँ दिया है, फर्स्ट ए कम्बिनेशन ए इज दिस इज पी माइनस क्यू ओवर आर। ओके, दिस पी माइनस क्यू ओवर आर। सो दिस इज, अब देखिए इसमें क्या है, यदि P और Q एक डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। डिफरेंट क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये कम्बिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब दूसरे पार्ट में हम चलें, इसमें है आपके पास P इंटू क्यू माइनस आर। तो हो जैसे मान लीजिए आप यहाँ देखिए P के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, L के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, और यदि इन दोनों डायमेंशंस को गुणा किया जाए, पॉसिबिलिटी है, तो ये डायमेंशन यदि R के बराबर हो जाते हैं तो ऐसा फिजिकल रिलेशन इन तीनों के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। इसलिए हम इसको करेक्ट मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। जो पार्ट थर्ड है उसमें कहा गया ये है P Q ओवर R। अब यहाँ भी पॉसिबल है कि यदि P के जो डायमेंशंस हैं और R के डायमेंशन Q के डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, R से डिवाइड करेंगे, देन सच इक्वेशन विल एग्जिस्ट। और जो D पार्ट है उसमें है P टाइम R माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन R। ओके, सो नाउ हियर यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई P विद R एंड इट इज़ पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि P और R का जो मल्टीपल हो उसके डायमेंशंस Q के डायमेंशंस के बराबर, Q स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर आ जाएं, देन सच सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। देन आई थिंक दिस रिलेशन बिटवीन P Q R इन दिस मॉड इज पॉसिबल। देन वी विल गो फॉर E पार्ट। यहाँ आ गया आपके पास R, ये आ गया R प्लस Q एंड डिवाइडेड बाई P। नाउ इट इज स्टेटेड अर्लियर, ये बताया गया है कि R के डायमेंशन Q के डायमेंशन से अलग हैं, इसलिए यदि इन दोनों के डायमेंशन अलग हैं तो डिफरेंट डायमेंशंस की एडिशन पॉसिबल नहीं होती, इसलिए ये रिलेशन P Q और R के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा रिलेशन जो है P Q और R के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका जो आंसर होगा, हम आंसर लिख देते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, एक तो A, एक ये नहीं एग्जिस्ट करता, और दूसरा E, दिस डू नॉट एग्जिस्ट, राइट। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द काइंड 2.15। सो क्वेश्चन नंबर 2.15, सवाल कुछ इस तरीके का है। हमें ये कहा गया कि फोटोन इज क्वांटम ऑफ रेडिएशन। फोटोन जो है वो रेडिएशन, एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन हम उसको कहेंगे कि एक यूनिट है एनर्जी का, और E इज इक्वल टू एच न्यू आप इस्तेमाल करते हैं, जहाँ न्यू जो है वो इट्स अ फ्रीक्वेंसी एंड H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। हमें ये बताना है कि द डायमेंशंस ऑफ H आर सेम एज दैट ऑफ, तो H के जो डायमेंशंस होंगे वो किसके बराबर होंगे, इन चार में से किस के बराबर होंगे। तो ये हमने आंसर निकालना है। हमारे पास दिया गया कि जो ये एनर्जी हुई, और ये हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये रही फ्रीक्वेंसी। सो हम यहाँ कहें कि जो एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं ना, एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mL/T-2, और ये हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला होता है T-1, राइट। सो हियर H के फिर डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, H का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H इज इक्वल टू mL/T-2 divided by T-1, right? So we'll represent it like this. So you can write it like this, mL/T-2 plus 1. Okay, so this is equal to mL/T-1. So this is the dimensional formula of Planck's constant. So this is part 1. अब हम ये देखेंगे कि ये जो डायमेंशनल फार्मूला किसके साथ मैच करता है। हम एक लीनियर इम्पल्स के साथ मैच करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगी टर्म लीनियर इम्पल्स।
देखिए लीनियर इम्पल्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने पढ़ा है कि जो इम्पल्स होता है ना वो होता है एफ डेल्टा टी एंड इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम p2 माइनस p1। दिस मीन्स इम्पल्स के जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला होगा। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सो दिस इज एम एल टी माइनस 1। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। और 1 और 2 को आप कंपेयर करिए, ये दोनों डायमेंशंस बराबर नहीं हैं, इसलिए 2.15 इज़ नॉट द राइट आंसर, इज़ नॉट द राइट चॉइस। सो ए इज़ नॉट द राइट चॉइस। अब बी पार्ट में हम चलें। अब एंगुलर इम्पल्स पर हम चलते हैं। एंगुलर इम्पल्स, सो एंगुलर इम्पल्स में क्या हो जाएगा, रोल ऑफ मास इज प्लेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया and role of linear velocity is played by angular velocity. So movement of inertia is just mr square into omega, that is 2 pi by t. तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला m का हो जाएगा m, r का हो जाएगा l2 और यहाँ हो जाएगा t माइनस 1। इसको आप 3 ले सकते हैं। 1 और 3 को कंपेयर करिए, आप देख रहे हैं कि डायमेंशनल फार्मूला करेक्ट है। सो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, राइट। सो जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, हम थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम का हम लीनियर मोमेंटम का लीनियर इम्पल्स के बराबर होता है। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम है ना, जो लीनियर मोमेंटम का जो है वो जो लीनियर मोमेंटम का लीनियर इम्पल्स के बराबर है। दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो मास इंटू वेलोसिटी एम एल टी माइनस 1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 1 और 4 को कंपेयर करें तो ये भी डायमेंशनली इक्वल नहीं है। और अब आप डी पार्ट में चलें। so, अब आपके पास आ जाएगा एंगुलर इम्पल्स, नहीं सॉरी एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो R का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो L हो जाएगा और मोमेंटम का हो जाएगा M L T माइनस 1। सो इट विल बिकम नाउ M L 2 T माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। आप 1 और 5 को यदि आप कंपेयर करें, बट यू विल फाइंड, आपको लगे, आप देख रहे हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर है। तो इसका जो आंसर रहेगा, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। हैंस ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। Here option B and D are correct, right? So now we'll shift our discussions to another question. Now we have the question number 2.16. 2.16 is very quality question. बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सवाल दिया गया है कि आपके पास है इफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसका डायमेंशनल फार्मूला है एम एल 2 टी माइनस 1, स्पीड ऑफ लाइट c इन वैक्यूम हैविंग डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 1 आर टेकन एज 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमने इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानना है, राइट। इनकी टर्म में हमने फार्मूले को लिखने की कोशिश करनी है। हमसे पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इन एडिशन टू h एंड c बी टेकन टू एक्सप्रेस। अच्छा, h और c के एडिशन में आपको लेंथ, मास और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी 3 चूजन फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी, ये आपने बताना है। ओके, सो इफ प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट इज c आर टेकन एज 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर एसेंशियल फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो now which one of the following can in addition to this h and c be taken to express, लेंथ को आपने एक्सप्रेस करना है, मास को एक्सप्रेस करना है और टाइम को एक्सप्रेस करना है। तो आप इसमें से कौन सी क्वांटिटी को चूज करेंगे? किन किन क्वांटिटी को आप चूज कर सकते हैं? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। किसको आप चूज कर सकते हैं? सो हियर वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए हमारे पास जो सबसे पहले हम लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ h।
सो जो H का डायमेंशनल फार्मूला है वो हमने अभी अभी किया है, दैट इज ml2t-1. ओके, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज this is equal to m-1, this is L3 and t-2. ये डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का होता है. एंड देन थर्ड इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज L-t-1. अब हम कोशिश करते हैं, हम लेंथ को, मास को और टाइम को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. फॉर मास सबसे पहले हम मास से शुरू करते हैं, mlt. मान लेते हैं कि लेट जो m है इज इक्वल टू c पावर a h पावर b एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पावर c, राइट. हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा 1 डायमेंशनल इन मास, 0 डायमेंशनल इन लेंथ एंड 0 डायमेंशनल इन टाइम इज इक्वल टू. अब c का डायमेंशनल फार्मूला लिख दें, L-t-1 पावर a. h का डायमेंशनल फार्मूला लिख दें, ml2t-1 पावर b. g का डायमेंशनल फार्मूला लिख दें, m-1 L3t-2 पावर c. ओके, इसको सॉल्व कर देते हैं. वी हैव m L0 t0 इज इक्वल टू LA t-a इंटू MB L2b and t-b इंटू M-c L3c and t-2c. ओके, इसको हम आगे लिख सकते हैं, M L0 t0 इज इक्वल टू, अब आप करें m का जो पावर आएगा, m देखिए यहाँ से आएगा b, यहाँ से आएगा माइनस c, m b माइनस c एंड देन l यहाँ से आ जाएगा a, सॉरी यहाँ से आ जाएगा प्लस 2b और यहाँ से आ जाएगा प्लस 3c, राइट. और t के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ से आएगा माइनस a, यहाँ से आएगा माइनस b और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2c. अब हम पावर्स को कंपेयर कर देते हैं तो इक्वेशंस हमारे पास बचेंगी. बाय कंपेयरिंग वी हैव, बोथ साइड्स में हम पावर को कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा b माइनस सी इज इक्वल टू 1. दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0. तीसरी इक्वेशन आ जाएगी माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0. ओके, सो हियर इज वी हैव टू सॉल्व दिस नाउ. अब आपका अपना मैथमेटिकल स्किल हो सकता है कि आप कैसे करते हैं. हम इसको लिखते हैं b इज इक्वल टू 1 प्लस c, राइट. ना पुट इट इन इक्वेशन नंबर, इन दिस इक्वेशन आप इसको यहाँ पुट कर दीजिए. आपके पास आएगा a प्लस 2 इंटू 1 प्लस सी प्लस 3c इज इक्वल टू 0. यहाँ पुट कर दीजिए आप इसको, माइनस a माइनस 1 प्लस सी माइनस 2c इज इक्वल टू 0, राइट. इसको आप इधर ले आइए, a प्लस 2 प्लस 2c प्लस 3c इज इक्वल टू 0 and minus a minus 1 minus c minus 2c is equal to 0. So now here is a plus 5c is equal to minus 2. This is first equation. I will mark this as equation number 1, and from here on we have minus a minus 3c is equal to 1. This is another equation. Now we will solve these two equations for a and c by adding equation 1 and 2. Equation 1 and equation 2. You have a plus
5c इज इक्वल टू -2, -a -3c इज इक्वल टू 1। आप ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेंगे 2c, यहाँ बचेगा -1, so c इज इक्वल टू -1/2। आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग in equation number 2, so this is -a -3 into -1/2 is equal to 1, -a plus 3/2 is equal to 1, -a is equal to 1 minus 3/2 is equal to -1/2, so a is equal to 1/2। अब हमारे पास a भी आ गया और c भी आ गया। अब b निकालना है तो उसके लिए आप इस यहाँ वी नो दैट b इज इक्वल टू 1 प्लस c, सो b इज इक्वल टू 1 प्लस c। So here we can use b is equal to 1 plus c, so b is equal to 1 plus c का जो हमारे पास वैल्यू है वो -1/2 है। दिस इज b is equal to 1/2, so we have b is equal to 1/2, a is equal to 1/2, c is equal to -1/2। अब तीनों ही वैल्यू हमारे पास पता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पुट कर देते हैं। हमारे पास मास की जो इक्वेशन है वो है m इज इक्वल टू, ये देखिए c का पावर a है और h का पावर b है और g का पावर c है। अब हम यहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। हम मास को कैसे ले सकते हैं, c का पावर 1/2 और h का पावर 1/2 एंड g का पावर -1/2। अब आप इसको पॉजिटिव बना दीजिए, c का पावर 1/2, h का पावर 1/2 और g का पावर भी 1/2। दिस मीन्स मास कैन बी, दिस इज प्लैंक्स मास इज कॉल्ड प्लैंक्स मास, कुड बी रिटन एज, अब इसको स्क्वायर रूट के अंडर लिख दीजिए, दिस इज hc/g। ओके, दिस इज द वे टू राइट डाउन प्लैंक्स मास, कुड बी रिटन विद द हेल्प ऑफ h प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है। सो सिमिलरली इसी तरीके से आप जो बाकी हैं प्लैंक्स टाइम और प्लैंक्स लेंथ भी निकाल सकते हैं। सो हम आपको बाकी हिंट के लिए छोड़ देते हैं। सो आवर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज you need the mass of the electron, that is m, and universal gravitational constant g, that is important, and mass of the proton, because both are masses in dimensional analysis, whether it is mass of electron, mass of proton, both are same. So charge of electron is not taken into account, so hence option A, B and D are correct. Hence similarly we can find Planck's length, and this Planck's length will found to be, ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, L is equal to अंडर रूट GH upon CQ, and Planck's time will be under root h times g upon c5, right? So this is assignment for you. So hence we can say that option number the first A, B and D are correct. Hence options A, B and D are correct. Option A, B and D are correct, right? So now we'll shift our discussions to the question number 2.17. We have to go to the next page, 2.17. Now question number 2.17. इसमें कहा गया है कि which of the following ratio express pressure, कौन सी रेशो, कौन सी जो रेशो है वो प्रेशर को एक्सप्रेस करती है। सो हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है ना,
pressure by definition the force upon area. This means ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक कि आप प्रेशर को ऐसे ले सकते हैं फोर्स बाय एरिया, दिस मीन्स दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट. बी आप इसको कैसे ले सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा हाँ यहाँ लिख देते हैं, एनर्जी ओवर वॉल्यूम. सी एक ऑप्शन है एनर्जी अपॉन एरिया, और डी ऑप्शन जो है उसमें कहा गया कि आप इसको क्या फोर्स अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं. हमने चेक करना है प्रेशर जब फोर्स अपॉन एरिया होता है तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. हम ऐसा करते हैं कि जो प्रेशर, यदि हम प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लिखें और इसको मैं किसी के लेंथ से मल्टीप्लाई करूं, लेंथ से डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर के न्यूमरेटर का जो यूनिट हो जाएंगे ना वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के हो जाएंगे. सो फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इज़ वर्क और एरिया इनटू लेंथ इज़ वॉल्यूम. तो व्हाट डज दिस मीन, दिस इज़ वर्क और एनर्जी के जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम होते हैं. दिस मीन्स इट कुड बी रिलेटेड एज एनर्जी एंड वॉल्यूम. सो टू ऑप्शंस आर करेक्ट. सो एनर्जी अपॉन एरिया इज इनकरेक्ट, फोर्स अपॉन वॉल्यूम इज इनकरेक्ट. सो फर्स्ट टू ऑप्शंस आर करेक्ट. हेंस हम कह सकते हैं, हेंस ऑप्शन A and B are correct. Both these options A and B are correct, right? Next we will move ahead for another question. अब हमारे पास अगला सवाल आएगा. हमें कहा गया है कि आप ये बताइए क्वेश्चन नंबर 18 में 2.18, which of the following are not true, are not a unit of time. Which of the following are not a unit of time. समय के यूनिट इसमें कौन से नहीं है. सो फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, जो फर्स्ट वन है सेकंड. एवरीवन नोज कि सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ टाइम एंड ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम. तो ये दो चीज़ें तो हमें क्लियर है कि ना तो इसका आंसर ए है ना तो इसका आंसर सी है. तो कौन से अब यूनिट ऑफ टाइम नहीं है. पारसेक के बारे में आपका क्या मानना है. तो एक जो पारसेक होता है ना, सो वी हैव वन पारसेक. वन पारसेक जो है, वन पारसेक की वैल्यू यदि हम लिखें तो वो होती है 3.08 क्रॉस 10⁻16 और यहाँ है मीटर. सो मीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस. दिस मीन्स दिस पार्ट ऑप्शन बी इज़ नॉट करेक्ट. इज़ करेक्ट बेसिकली. ये टाइम का जो है वो यूनिट नहीं है, राइट. और एक है हमारे पास लाइट ईयर, एक लाइट ईयर है. दूसरा जो डी जो आपके पास ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज बी, और जो एक डी ऑप्शन है वो है लाइट ईयर. सो लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, दिस इज 9.46 क्रॉस 10⁻11 मीटर. सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. अब इसके जो यूनिट को देखें तो ये यूनिट जो है ये भी डिस्टेंस के हैं. दिस मीन्स ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट. हेंस इसका जो राइट आंसर हुआ, हेंस ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट, क्योंकि ये दोनों ही जो यूनिट हैं वो डिस्टेंस के हैं ना कि टाइम के. तो आपसे यही पूछा गया था कि इन चारों में से कौन से ऐसे यूनिट हैं जो टाइम के यूनिट नहीं हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू.